हेलो नमस्कार दोस्तों, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की तरफ से वर्ष 2018 में आयोजित टेक्नीशियन के पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं और ये सॉल्यूशन नंबर हमारा सेकेंड है, यानी कि पार्ट सेकेंड है। इसमें भी आज हम टारगेट करेंगे 20 क्वेश्चनों को। देखिए, जो टेक्नीशियन का पेपर हुआ था, पेपर का लेवल देखिए थोड़ा सा हाई था, है ना, मॉडरेट से हाई था। हम लो लेवल का पेपर नहीं कह सकते क्योंकि इसमें जनरली और प्रैक्टिकली चीज़ों को ज़्यादा पूछा गया था, है ना। चाहे वो सर्किट ब्रेकर के लेकर हो, ट्रांसमिशन लाइन को लेकर के हो, एसी ड्राइव डीसी ड्राइव को लेकर के हो, है ना, सर्किट ब्रेकर को लेकर के हो, तो तमाम ऐसी चीज़ें पूछी गई थी जो बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हैं हम, है ना। तो इस वीडियो को देखिएगा कंप्लीट, इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, है ना। सेशन को लाइक करिएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आज ये पार्ट नंबर सेकेंड है ना। पार्ट फर्स्ट को आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से चाहे तो आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन आज है 71 नंबर क्वेश्चन, है ना। 71 नंबर का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर ऑपरेशन विधिवत तरीके से होने वाली है, इसलिए थोड़ा समय दीजिएगा, है ना, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा और बाकी चीज़ों को तसल्ली से देखिएगा, हर चीज़ आपको समझ में आएगी। देखिए, ये क्वेश्चन पहली बार आपके सामने आई हुई होगी। यूपी पीसीएल में भी इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, है ना। मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा कि एक सिंगल फेज ओवरहेड लाइन एक फैक्ट्री को कितना 1100 किलो वोल्ट यानी कि 11,000 वोल्टेज और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पर 1100 किलोवाट बिजली ट्रांसमिट कर रही है। ये इसकी क्या है, पावर है। इस लाइन में 1 ओम का कुल प्रतिरोध है और 3 ओम का लूप रिएक्टेंस है। ट्रांसमिशन दक्षता कितनी होगी, है ना। बड़ा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, इत्मीनान के साथ सुनिएगा। ट्रांसमिशन की दक्षता क्या होती है ना। हम यहाँ से इसको देखेंगे कि जो दक्षता होती है मेरे भाई, वो क्या होती है। दक्षता चाहे किसी भी चीज़ की आप निकालिए, वो आउटपुट बटा इनपुट ही होता है। यानी कि ट्रांसमिशन लाइन है तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि आउटपुट पावर, है ना, इसको हम लिख सकते हैं आउटपुट पावर। लिखेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। और यहाँ पर हम क्या लिख दें, इनपुट पावर, है ना, इनपुट पावर। अब देखिए, जो ये आपकी दक्षता है ना, इस दक्षता में इसको अगर हम और टेक्निकल लैंग्वेज में लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि भाई दक्षता बराबर रिसीविंग, है ना, रिसीविंग एंड पावर, रिसीविंग एंड पावर बटा रिसीविंग एंड पावर, है ना, रिसीविंग एंड पावर प्लस लॉसेस, प्लस लॉसेस। यहाँ तक हमारी क्या कंप्लीट हुई है, ये हमारी फॉर्मूला है। देखिए, ये हमारी क्या है, ये आपकी फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के द्वारा हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, है ना। एफिशिएंसी निकालते हैं हम। सबसे पहले देखिए एफिशिएंसी बराबर क्या होगा, है ना। एफिशिएंसी बराबर क्या होगा, सॉरी, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, पावर। पावर रिसीविंग एंड पावर क्या होगा, रिसीविंग एंड पावर बराबर क्या हो जाएगा, VI cos फाई। देखिएगा, सभी डेटा हमारे पास हैं, बस हमें सॉल्यूशन करना है इसका। V बराबर वोल्टेज क्या हो जाएगा, रिसीविंग एंड का पावर बटा, सॉरी, I निकालना है हमें, क्या निकालना है यहाँ से, करंट निकालना है ना। तो V cos फाई, V cos फाई। इसके अनुसार देखिए करंट निकालेंगे तो रिसीविंग एंड में पावर कितना है, पावर है आपका 1100 किलो का मतलब 10 की घात 3 और बटा वोल्टेज ये रही आपकी 11,000, है ना, 11,000 गुणे 0.8 क्या है, cos फाई का मान है ना। ये अब इसको कैलकुलेट करिए। देखिए, कैलकुलेशन करना ना आपको आना चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन एक ऐसा फैक्ट है कि जो आपका टाइम खाता बहुत ज़्यादा है। देखिए, इसमें से क्या 3 जीरो से ये कट गया, 10 घात 3, 11 से ये 11 कट गई, बचा क्या यहाँ पर 100 बच गया। यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, ये 100 बटा पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और ऊपर जाएगी, ये कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। 8 एकम 8 25 अट्ठे, हाँ 125, कितना हो गया, 125 एम्पियर। ये क्या हो गया, आपको करंट मिल गया। अब देखिएगा,
जो पावर का लॉस होता है मेरे भाई, वो पावर का लॉस रेजिस्टेंस कराता है, ना कि आपका लूप रिएक्टेंस कराता है। लूप रिएक्टेंस कभी भी पावर का लॉस नहीं कराता। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि लूप रिएक्टेंस है ना, कभी भी नोट करिएगा अपने नोटबुक में, कभी भी जो पावर होती है ना, पावर लॉस नहीं कराती है ना, पावर लॉस नहीं करती है। लूप रिएक्टेंस कभी भी पावर का लॉस नहीं करता। पावर लॉस कौन करता है? रेजिस्टेंस करता है, और रेजिस्टेंस पावर लॉस करता है ना। इसीलिए मेरे दोस्त यहाँ पर जब हम लॉसेस निकालते हैं, है ना, लॉसेस निकालते हैं तो हम लिखते हैं आई स्क्वायर गुणे आर, है ना कि हम लिखते हैं रिएक्टेंस को। तो आई स्क्वायर आपके पास कितना है? आई कितना है? 125 का स्क्वायर करिए गुणे आर 1 ओम है ना। आर कितना है? 1 ओम है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 125 का वर्ग करेंगे तो आएगा 15,625 है ना, गुणे 1। यही आपका क्या है? ये आपका लॉसेस हो गया। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला को रखिएगा, इसके अनुसार फॉर्मूला को रखिए। रिसीविंग एंड पावर कितना है? देखिए, अब देखिए दक्षता बराबर रिसीविंग एंड पावर है आपका 1100 किलो का मतलब लिखिए, आप पूरा लिखिए, है ना, 1230 बटा 123 गुणे 15,625। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया आपका दक्षता, है ना। ये सारे डेटा हो गई। जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर आता है 0.986, जिसको आप परसेंट में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 98.6%, 98.6%। और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? 71 का ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से आपको क्या करना है? प्रश्नों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हुए चलना है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है कि रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल विधि किसमें प्रयुक्त की जाती है ना। आपके पास चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से देखिए, क्या वो स्लिपर इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, सिंगल स्क्वायर के इंडक्शन मोटर है, डबल स्क्वायर के इंडक्शन मोटर है। तो ध्यान रखिएगा, एक रोटर मैं आपके सामने बना रहा हूँ, है ना। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये रोटर किस मोटर की है, ये रोटर किस मोटर की है, ये आपको क्या करना है बताइएगा। ये रोटर है ना। इस रोटर में मैं 3 स्लिप रिंग लगा देता हूँ भैया। यहाँ पर कितना स्लिप रिंग लगा दूँ? ये पहली स्लिप रिंग हो गई, और ये आपकी दूसरी, और ये तीसरी, है ना। ये 3 स्लिप रिंग हो गया। तीनों स्लिप रिंग को मैं आपस में शॉर्ट करके यहाँ पर एक रोटर वाइंडिंग है, इस रोटर वाइंडिंग से कनेक्ट कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर 3 प्रतिरोध है, यूँ समझ, 3 क्या है? प्रतिरोध है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इसको इस प्रकार से इसमें अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो बिल्कुल बात ही बन जाएगी, है ना। इस प्रकार से इसको क्या कर दिया जाए? कनेक्ट। अब धीरे धीरे ना आपको ये समझ में आ रही होगी ये चित्र देख करके कि ये किस मोटर में लगा होता है। ये क्या है? आपका स्लिप रिंग है जो बना होता है फास्फोरस ब्रोंज का। ये किसका बनता है? फास्फोरस ब्रोंज का बनता है। और ये है आपका रोटर, है ना, यानी कि आपका नहीं, ये मोटर का रोटर है। इस प्रकार का दृश्य देखिए किस में लगा होता है? तो ये होती है आपकी पूरा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर। अगर आप कहेंगे कि सर ऐसा ये पूरा हम ताम झाम क्यों लगाते हैं एक मोटर के अंदर, तो मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, है ना। मोटर सेल्फ स्टार्ट भी हो सकती है और उसका जो स्टार्टिंग में जो टॉर्क आता है ना वो भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इससे मेरे भाई कॉपर लॉस ना बहुत खतरनाक होता है, बहुत भयानक कॉपर लॉस होता है। तो कॉपर लॉस देखिए, अब आप सोचेंगे ना कि दोनों हाथों से मलाई खा लिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। या तो मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना लो और टॉर्क बढ़वा लो, या फिर पावर लॉस से बच लो, है ना। 2 में से तो आप एक ही काम कर सकते हैं, ठीक है ना, ये बात होती है। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे कि ऑयल सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटिंग ऑयल, उदाहरण के लिए ट्रांसफार्मर जो ऑयल होता है, किस लिए प्रयुक्त की जाती है। अब यहाँ पर देखिए लुब्रिकेंट तो हो नहीं सकता, है ना। स्फुलिंग के समन का माध्यम लुब्रिकेंट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे भाई ट्रांसफार्मर में ना कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। जहाँ घूमने वाला पार्ट होता है वहीं पर लुब्रिकेंट प्रयोग किया जाता है। तो स्फुलिंग का मतलब होता है कि स्पार्किंग, जब 2 कॉन्टेक्ट होते हैं, है ना,
किसी भी सर्किट ब्रेकर में दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक फिक्स्ड एक मूविंग। जो मूव करता है ना, जब सर्किट को ब्रेक करता है ओवरलोड के समय, तो फिर वो स्पार्किंग करता है। तो स्पूलिंग के समन का माध्यम है ना, या फिर आपका इंसुलेशन प्रदान करना है। तो ज़्यादा सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी है, इंसुलेशन प्रदान करने के लिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन है। ऑप्शन बी भी मुझे सही लग रहा है, स्पूलिंग के समय का माध्यम। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप 2018 वाले वैकेंसी में आप उपलब्ध थे, फॉर्म अप्लाई किए थे? अगर आपने किया था तो किस ऑप्शन को करेक्ट किया था? वैसे तो बोर्ड ने इंसुलेशन प्रदान करने वाले को सही माना है ना। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करना होता है? तो देखिए इसका मैं पूरा डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा। यहाँ पर आपका एम्पियर मीटर होता है ना, यहाँ पर ये है आपकी वॉट मीटर। ये क्या है? ये इस प्रकार से एक वॉट मीटर होता है ना, इस प्रकार से एक वॉट मीटर होता है। और यहाँ पर आपका शॉर्ट सर्किट के समय जो वोल्टेज आती है उस वोल्टेज को ज्ञात किया जाता है। और यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर होती है ना, यहाँ पर क्या होती है? एक ट्रांसफार्मर होती है, ये देखिएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या है? HV साइड है, HV साइड है। और इस साइड हम क्या करते हैं? एक छोटा सा ऑटो ट्रांसफार्मर लेते हैं और इसको हम रेगुलेटर के द्वारा, किसके द्वारा? रेगुलेटर के द्वारा हम रेटेड वोल्टेज का कितना 2 से 25% इसमें क्या देते हैं? इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका एक ट्रांसफार्मर लगी होती है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर लगी होती है। और इधर देखिए इसको आपस में हम लोग क्या कर देते हैं? आपस में शॉर्ट कर देते हैं ना, आपस में इसको शॉर्ट कर दिया जाता है। ये है लो वोल्टेज साइड। ये है एक थिक वायर, ये क्या है? एक थिक वायर कॉपर का, ये एक थिक वायर है कॉपर का। अब आप कहेंगे कि सर जी ये हमें बताइए कि हम हाई वोल्टेज साइड हम सप्लाई देते हैं, हाई वोल्टेज साइड अगर हम शॉर्ट कर देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। लोचा ये होगा कि जो आपका एम्पियर मीटर है, ये क्या है आपका? ये है आपका वॉट मीटर, है ना। ये आपका शॉर्ट सर्किट के दरमियान वोल्टेज को पढ़ने के लिए वोल्ट मीटर लगा है। ये सब के सब दोस्तों डैमेज हो जाएंगे, हाई करंट के कारण ये क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगे। आपको पता है ना कि जहां जिस सर्किट में सर्किट शॉर्ट होती है जिस साइड, उस साइड करंट बहुत हाई चलता है, हाई अमाउंट में चलता है। तो ये सारे उपकरण जल करके राख हो जाएंगे, है ना। किसी भी प्रकार का कोई टेस्टिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए लो वोल्टेज साइड हम कॉपर की एक मोटी सी वायर लेते हैं और शॉर्ट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम करंट चलता है उसी करंट का हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भैया कॉपर लॉस कितना ज़्यादा हो रहा है ना। कॉपर लॉस कितना ज़्यादा हो रहा है इसका हम क्या करते हैं? पता कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो ना सच में आपके लिए इतना यूज़फुल है आपके एग्जाम के लिए कि जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख लिया ना, यूँ समझिए कि उसने बहुत अच्छा काम कर लिया अपने एग्जाम के लिए। क्योंकि ये यहाँ से आप ना अपना बेस जो है ना, वो बेस का पता कर सकते हैं कि आप बिहार स्टेट वाली जो टेक्नीशियन की पोस्ट आई है ना, इसके लिए क्या आप वाकई में तैयार हैं या नहीं है, आपकी तैयारी का लेवल कितना है ना, ये पेपर आपको बता देगा, है ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर दीजिए, है ना। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। डम्मी कॉइल को वेव बाउंड आर्मेचर पर रखा जाता है जब कम्यूटेटर बार और स्लॉट का अनुपात एक पूर्ण संख्या होती है। बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होता। डम्मी कॉइल को वेव बाउंड आर्मेचर पर रखा जाता है जब प्रति स्लॉट प्रति लेयर कॉइल साइड की संख्या पोल युग्म का गुणक होता है। ये दोनों बातें क्या है? ये करेक्ट नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, एक सही है, दो गलत है, एक गलत है, दो गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, भिनभिनाहट की आवाज़ करता है, इसका क्या कारण है? आप कहीं भी जाते होंगे, चाहे सब स्टेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में, पावर प्लांट में, या फिर आपके गांव घरों में, कभी ऐसा होता है कि गांवों में क्या होता है कि रास्ते के बगल में ही जस्ट होता है ट्रांसफार्मर लगी होती है। पैदल चलता कोई भी आदमी जाता है तो उसको भनभनाहट की आवाज़ आती है। एक्चुअल में ये सब चीज़ें होता क्यों है? होता इसलिए है कि जो ट्रांसफार्मर का सिलिकॉन स्टील वाली कोर होती है ना, जैसे ही लोड पड़ता है ना, तो लोड देखिए उसी कोर पे वाइंडिंग लपेटी गई है। जैसे ही ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पे लोड पड़ता है तो जो उस ट्रांसफार्मर के कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड
ट्रैवल कर रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में ना वो सिलिकॉन स्टील की बनी पत्ती में भी ट्रैवल करती है ना, वो मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। तो जब वो ट्रैवल करती है तो उस समय होता क्या है कि लोड का जो एम्पलीट्यूड है वो जब चेंज होता है, लोड का जब एम्पलीट्यूड क्या होता है, जब चेंज होता है, इस प्रकार से चेंज होता है ना, तो लोड के एम्पलीट्यूड के चेंज होने से क्या होता है, इस प्रकार की भनभनाहट की आवाज़ होती है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, है ना। छापिएगा दोस्तों, जिसको हम कहते हैं कोर का कंपन होना, ये क्यों होता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के कारण हो जाती है ना। 220 वोल्ट एसी सप्लाई के 1 टन एयर कंडीशनर की सामान्य अनुमानित रेटिंग क्या होती है? कमेंट करके बताइए। मेरा आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। बहुत ही जेन्युइन और प्रैक्टिकली चीजें हैं दोस्तों, याद करके रखिएगा। आंसर क्या होगा आपका 1600 वाट होगा, है ना। कई बार हम क्या करते हैं, एसी लेने चले जाते हैं, भैया 1 टन की एसी 1.5 टन की एसी होती है, ये हमें पता होता है, लेकिन वॉट रेटिंग इसकी क्या है हमें पता नहीं रहता, है ना। एक उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की प्रदीपन दक्षता कितनी होती है? तो इसकी दोस्तों होती है 44 से कितना होता है, 57। वैसे एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये होता है आपका 40 से 45 ल्यूमेन प्रति वॉट। इसका मतलब क्या है, ल्यूमेन क्या है, ल्यूमेन देखिए प्रकाश की दक्षता है, ये क्या है, प्रकाश की दक्षता है। यानी कि प्रकाश को हम किस में मापते हैं, प्रकाश को हम जैसे लंबाई को मीटर से मापते हैं, है ना। बाकी वजन जो होता है, वजन को हम ग्राम में मापते हैं, है ना, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, वैसे ही हर चीज़ का मापन है अपने यहाँ फिक्स किया गया है। तो प्रकाश जो है, प्रकाश एक एनर्जी है, भले ही एनर्जी है, लेकिन हमें मेजरमेंट तो करना है ना, कितना प्रकाश निकल रही है कितना नहीं, अन्यथा हम कैसे पता करेंगे कि 10 बाई 10 का रूम है तो कितने वॉट का हम लैंप लगाएं, है ना। तो इन्हीं चीज़ों से डिफाइन किया जाता है। तो प्रकाश की दक्षता को ल्यूमेन से मापते हैं, और 1 वाट का अगर आपका हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है तो वो 40 से 45 ल्यूमेन आपका प्रकाश देगा, ठीक है ना। ये किसके लिए है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप के लिए है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप के लिए है। अगला देखिएगा, यानी कि हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जितना इनका सिलेबस है ना भाई, हर सिलेबस को इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है, हर सिलेबस से क्वेश्चन इन्होंने दमदार तरीके से उठाया, यानी कि ढूंढ करके क्वेश्चन उठाया है एग्जामिनर ने, ठीक है। एक थर्मल प्रोटेक्शन स्विच किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये देखिए आपका ओवर वोल्टेज के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। कलम को उठाइएगा, जरा नोट करिएगा कि ओवरलोड से सुरक्षा कौन देता है और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा कौन देता है। आंसर आपका ओवर वोल्टेज नहीं, ओवरलोड होगा। शॉर्ट सर्किट से देखिए सुरक्षा आपको देगा कौन सा, फ्यूज देगी, कौन देगी, फ्यूज देगी, और साथ में मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी देगी। फिर ओवर वोल्टेज से सर्ज डाइवर्टर सेफ्टी देता है ना। नेक्स्ट है कि घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट का लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 800 किलोवाट, और इसमें पॉइंट की जब बात किया जाए कितना पॉइंट देते हैं हम, तो इसमें हम देते हैं 10 पॉइंट, है ना। और जब आपसे पावर सर्किट के बारे में पूछा जाए, किसके बारे में, पावर सर्किट के बारे में, तो उसमें देखिए होता है 3000 वाट का लोड हम कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। और इसमें 2 उपभोग पॉइंट होना चाहिए, कितना पॉइंट चाहिए, 2 उपभोक्ता बिंदु चाहिए। तो पावर सर्किट के बारे में भी देखिए, और फिर आपका जो कंट्रोल सर्किट होता है उसके बारे में देखिए। लेकिन ये दोनों के दोनों सब सर्किट के बारे में मैंने आपको बताया है ना। नेक्स्ट है कि फीडर साइज मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है। मेरे भाई इस प्रकार का क्वेश्चन ना यूपी पीएसएल में भी नहीं पूछा जाता, जिस प्रकार का क्वेश्चन बिहार स्टेट की वैकेंसी में पूछा जाता है। आपके सामने क्वेश्चन है देखिए, यानी कि एग्जामिनर सोच रहा है भैया नौकरी तो नहीं देना है सबको, है ना, नौकरी तो उसी को देना है जो हमारे नौकरी के काबिल होगा। तो आप भी दोस्तों अपना काबिलियत दिखाइएगा, है ना। इसमें क्या होगा, लोड करंट। क्यों होगा लोड करंट, कि भैया देखिए लोड करंट का मतलब होता है कि जैसे कि कोई पावर प्लांट है ना, कोई प्लांट है, उस प्लांट से हम मान लीजिए कि 11,000 वोल्टेज जनरेट करते हैं, कितना, 11,000 वोल्टेज जनरेट करते हैं। हम उससे सप्लाई कितना लेते हैं, यानी कि हम डिमांड कितना करते हैं, हम डिमांड करते हैं 33,000 किलोवोल्ट की। तो फिर ये हमारा मतलब कि
हमारा डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा, तो इसको कितना करना पड़ेगा उत्पादन बिजली का, इसको भी 33 किलोवाट का बिजली उत्पादन करना पड़ेगा। तो किस पर ये बेस हुआ, जितना डिमांड होगा है ना उतना ही क्या होगा उसको सप्लाई जनरेट करना पड़ेगा, तो पावर जनरेट करना पड़ेगा। पावर जितना हमारा जितना डिमांड है उतना ही पावर जनरेट करेगा। ये आधारित किस किस पर है, लोड करंट पर और फीडर, उसी प्रकार से फीडर की जो साइज होती है ना वो लोड करंट को देख करके यहाँ पर फिक्स किया जाता है। जब फीडर हम बैठाते हैं तो फिर देखते हैं कि भैया हमारा लोड कितना इसमें कनेक्ट होने वाला है ना। फिर थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर की मुख्य भूमिका क्या होती है, बहुत ही मजेदार भूमिका होती है। फ्लू गैस से गर्मी निकालना और बॉयलर फीड पानी को प्रीहीट करना। सुनना दोस्तों इसकी कहानी को, क्या होता है कि जो एनटीपीसी होती है थर्मल पावर प्लांट, हमारे सिंगरौली जिला में विंध्याचल नाम से एनटीपीसी पावर प्लांट है जो अपने इंडिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है ना। तो वहाँ क्या होता है कि थर्मल पावर प्लांट में देखिए एक होता है बॉयलर, बॉयलर के सबसे निचले वाले तह में भट्टी होती है, ऊपर वाले टैंक में पानी भरा होता है। पानी को हमें क्या होता है कि उबालना होता है, उसमें से जो हीट जनरेट हो करके जो यूँ समझिए कि उष्मा निकलती है, उस उष्मा को प्रेशर के द्वारा हम टरबाइन तक ले जाते हैं और टरबाइन घूमती है, पावर जनरेट होता है। सिंपल सी भाषा में मैंने बता दिया। तो देखिए क्या होता है कि जो कोयला हमने जलाया बॉयलर में, वो कोयला को हमें एक चिमनी के माध्यम से बाहर निकालना पड़ता है। जब हम चिमनी के माध्यम से उस गैस को, यानी कि चिमनी के माध्यम से कोयला वाली गैस को जब बाहर निकालते हैं धुआं को, तो वो धुआं होती है गर्म। उस धुआं की उस गर्मी को हमें इस्तेमाल में लेना है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसकी हीट के द्वारा, उसकी हीट को प्रयोग करके हम पानी को गर्म करते हैं और पानी को हल्का सा गर्म करने के बाद हम बॉयलर में पानी को डालते हैं ताकि बॉयलर से जल्दी से हीट बन सके, बॉयलर का पानी जल्दी से हीट हो सके, है ना। तो हम इस प्रकार से क्या करते हैं, हम बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम इकोनोमाइजर का प्रयोग करते हैं। लीजिए 100 बात का एक बात मैंने आपको बता दिया। छोटे आकार वृत्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंपास प्रयुक्त किया जाता है, इसको हम कहते हैं ड्रॉप। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, है ना, बट कोई ना। नेक्स्ट है कि जब 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर 3 फेज एसी स्रोत से जुड़ा होता है, यह एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो इस गति पर चलता है, इसको कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। और सिंक्रोनस स्पीड मेरे भाई क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की गति। ये क्या है, एक इफेक्ट है, एक प्रभाव है जिसको देखा नहीं जा सकता, फील किया जा सकता है ना। जैसे प्यार में फीलिंग्स होता है ना, बस वैसे ही मोटर में भी एक फीलिंग्स नाम की क्वांटिटी, वो यूँ समझिए कि राशि होती है, घटक होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ये पोल पर डिपेंड करता है ना। जितने पोल का आपका मशीन रहेगा, जनरेटर रहेगा, उसी के हिसाब से ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, ट्रैवल करती है। एक्साइटेशन बदलकर सिंक्रोनस मोटर के विभिन्न पावर फैक्टर पर संचालित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ओवर एक्साइटेशन सिंक्रोनस मोटर निम्न में से किस पर संचालित होती है, मैं कहता हूं यूनिटी पावर फैक्टर। देखिएगा जब मोटर ओवर एक्साइटेशन होती है, तीनों कंडीशन में आपको लिखवा देता हूं, है ना। ओवर एक्साइटेशन में क्या होता है, इस समय ना ये क्या करता है, इसका जो पावर फैक्टर होती है, इसका क्या होती है, जो पावर फैक्टर होती है वो यूनिटी होती है, यूनिटी या थोड़ा अधिक, है ना, यूनिटी या थोड़ा अधिक इसका पावर फैक्टर इकाई से भी अधिक जाने की कोशिश करता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बड़ा शानदार बनता है कि भैया बताइए कि अगर ओवर एक्साइटेशन में आपका सिंक्रोनस जनरेटर है, सिंक्रोनस मोटर है, और इसमें हम किसी भी प्रकार का लोड कनेक्ट नहीं करते हैं, नो लोड की कंडीशन में, ये क्या बन जाता है, ये दोस्तों बन जाता है कंडेंसर, है ना। ये क्या बन जाता है, सिंक्रोनस कंडेंसर। और इसका काम क्या होता है कि पावर फैक्टर की वैल्यू को ये क्या करता है, सुधारता है। पावर फैक्टर की वैल्यू को क्या करता है, सुधारता है ना। ये तो हो गया ओवर एक्साइटेशन। अंडर एक्साइटेशन में क्या होता है कि लीडिंग पावर फैक्टर होता है ना, लीडिंग पावर फैक्टर होता है। और फिर इसके बाद देखिए लेवल एक्साइटेशन में लीडिंग होता है, और अंडर एक्साइटेशन में क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करती है। इस समय ये आउटपुट में हमें क्या देती है, मैकेनिकल पावर। सिंगल फेज मोटर के स्टेटर में एक लेमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर 2 वाइंडिंग्स होते हैं, है ना। ये दोनों वाइंडिंग लंबवत रूप से लगे होते हैं, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, है ना। ये है क्या आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग, यहाँ पर कैपेसिटर लगा देते हैं, ये है आपकी सेंट्रीफ्यूगल स्विच, है ना। और यहाँ पर ये है आपकी रनिंग वाइंडिंग, ये क्या है, इस प्रकार से रनिंग वाइंडिंग। यहाँ से न्यूट्रल की वायर कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ से फेज की वायर कनेक्ट हो जाएगी, और ये है आपका, ये क्या है, रोटर, है ना। ये है कि रनिंग वाइंडिंग, और ये है आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये एक दूसरे के देखिए 90 डिग्री
कितना 90 डिग्री बोला जा रहा है ना कि लंबवत रूप से लगे होते हैं। तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये रनिंग वाइंडिंग। जैसे ही मोटर हमारी पूरी तरह से स्वचालित हो जाती है, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, तो हम ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ना, इस स्विच की मदद से इस स्विच की मदद से देखिए ये क्या करता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देती है ना, कैपेसिटर भी डिस्कनेक्ट हो जाती है। केवल मोटर रनिंग वाइंडिंग पे ही रन करती रहती है। तो दूसरे वाइंडिंग को क्या कहते हैं हम, दूसरे वाइंडिंग को देखिए हम कहते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किस सर्किट को शोर परेशानी का संभावित सोर्स माना जाता है। यानी कि सर्किट को जब ब्रेक करता है तो बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग की आवाज़ होती है। तो ब्लास्टिंग से ही देखिए पता चल रहा है कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, इसकी किलो वोल्ट रेटिंग होती है 132 से लेकर के कितना 400 किलो वोल्ट तक के लाइन में प्रयोग करते हैं। SF6 जो होता है कहीं पर 760 लिखी होती है, कहीं 765 किलो वोल्ट लिखी होती है। ऑयल सर्किट ब्रेकर जो होती है ये देखिए आपका 220 किलो वोल्ट तक की लाइन में इसको प्रयोग कर ही लेते हैं। और जो वैक्यूम वाली है ना, इसको हम 22 से लेकर 66 किलो वोल्ट तक की ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं। तो ये डेटा ना आपके लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है, ये डेटा आपको आना चाहिए, है ना। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप इसका आंसर देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको क्या करना होगा दोस्तों, अपने मन में बैठाना होगा, है ना। दिमाग का कोई भरोसा नहीं, दिमाग कभी भी धोखा दे सकता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर सिंगल फेज AC या DC पावर सोर्स पर चल सकता है। ये तो यूनिवर्सल मोटर में ही ऐसी कैपेसिटी होती है, वरना दूसरी मोटरें कहाँ ऐसी हैं, है ना। रिलक्टेंस, हाँ, रिलक्टेंस और हिस्टेरेसिस मोटर ये सिंक्रोनस सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के प्रकार हैं। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाले सबसे सामान्य सोलर पैनल का निर्माण निम्नलिखित में से किस तत्व से किया जाता है। भैया ये तो सिलिकॉन है ना। सिलिकॉन के अलावा किसी और अदर ऑप्शन में मत जाइएगा, क्योंकि इसकी टेम्परेचर रेटिंग कितना होता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी ये काम कर सकता है। अन्यथा आप तो देखते ही हैं कि गर्मी के सीजन में कितना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जब लू चलती है तो हीट कितना ज़्यादा हो जाता है वातावरण में। तो भी सिलिकॉन की जो प्लेट होती है सोलर पैनल वाली, वो ख़राब नहीं होती है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती रहती है और उसको इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करती रहती है ना। तो यही काम है देखिए सिलिकॉन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के हमारे सेशन का, नेक्स्ट है, लास्ट है कि निम्न ऊर्जा संयंत्रों में से किस में ईंधन परिवहन की लागत व्यवहार में शून्य होती है। ये देखिए ताप ऊर्जा संयंत्र और भाप द्वारा संचालित, ये तो दोनों कोयला से होता है ना। परमाणु इसमें न्यूक्लियर होता है, इन सब में ईंधन लग रहा है, फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कोयला भी बहुत ज़्यादा खर्चीला है, बहुत ज़्यादा पैसों से आता है, बहुत ज़्यादा खर्च आता है इसको लेने में। और यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम थोरियम जो होता है ये तो कोयले से भी ज़्यादा महंगा है फ्यूल। तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचा पानी वाला। पानी में देखिए, पानी तो भगवान का देन है, प्रकृति का देन है ना। ये तो हमें फ्री में मिल जाता है, मुफ्त में मिल जाता है। और इसके प्रयोग द्वारा हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रकार का फ्यूल के नाम पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है और बिजली का उत्पादन कर लेते हैं। मैं आपको 2024 के डेटा के अनुसार बता रहा हूँ कि ये पूरे पावर एनर्जी जनरेशन में ये 10.2% अकेला हाइड्रो पावर प्लांट ये पावर जनरेट करके अपने गवर्नमेंट को देती है ना। और हमारा देखिए जो इंडिया है, यहाँ से इतने सारे पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं कि यहाँ से पावर जो है ये विदेशों में भी ट्रांसफ़र किया जाता है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ का पावर सिर्फ हमारे ही देश में यूज हो रहा है, इसको हम बड़े बड़े ग्रिड स्टेशन, बड़े बड़े पावर स्टेशन की मदद से हम इसको क्या करते हैं, इंडिया से बाहर भी, आउट ऑफ इंडिया में भी इसको हम भेजते हैं और वहाँ से हमें क्या होता है, कुछ इनकम जनरेट होती है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन तो देखिए हमारे पास अभी और भी है, लेकिन इसमें हम इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो हमारा टारगेट रहता है ना, हर क्लास में 20 क्वेश्चनों का टारगेट, हम अपने टारगेट को हम अच्छी तरह से समझते हैं, अपने टारगेट से आगे हम लोग नहीं बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए ये सोल्यूशन ना मुझे लगता है कि बहुत नेक्स्ट लेवल का था, आपको समझ में आया होगा चीज़ें। आप खुद देख रहे होंगे कि क्वेश्चनों का लेवल कैसा था यार, है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। आप ये नहीं कह सकते ना कि भैया क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ था। आप किस बेस पे कहेंगे? आपके सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, है ना। आपके सिलेबस के सब अंदर ही है, बस आप इसको डीप में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि बहुत टफ होता है। टफ नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। जो चीज़ें आपको नहीं आती वो आपको टफ लगता है, जो आती हैं वो आपको आसान लगता है ना। तो इसी प्रकार का दोस्तों सॉल्यूशन पाने के लिए और सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक। दोस्तों आपसे यही मेरा एक रिक्वेस्ट है और यही आपसे मैं एक उम्मीद भी करता हूँ, ठीक है ना। चलिए
मिलते हैं कल सुबह 9 बजे फिर से, है ना। बिल्कुल आइएगा लौट करके, इस संघर्ष की दुनिया में इंतजार रहेगा आप सभी का, है ना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।